हेलो एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानने से पहले हमें एक चीज मालूम होना चाहिए, वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, इनटू m1 इंटू m2, मतलब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको हम d स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये जो है न्यूटन ने F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर ही क्यों लिया? न्यूटन ने यहाँ पर r स्क्वायर ही क्यों लिया, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। न्यूटन ने ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर क्यों लिया है, हमें ये टॉपिक में पढ़ना है। ये कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम में आपका 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है F इज इक्वल टू 1/r², मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ऐसा क्यों है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और हमारा अर्थ यहाँ पर सन है और हमारा अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है, सन को चक्कर लगा रहा है। हमारा जो अर्थ है वो सन को क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, उसको सर्कल कर रहा है। तो यहाँ पर अर्थ सन को घूम रहा है, वो सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से अर्थ सन के आसपास में घूम रहा है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा F इज इक्वल टू mv² बाय r। अब इसमें जो F रिप्रेजेंट करता है, F रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, मास M रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ। M रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ अर्थ। और ये जो V है, V रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अर्थ, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अर्थ, ओके। और ये जो R है, R रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन, ओके, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन। R रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन फ्रॉम देयर सेंटर्स। और हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है उनके सेंटर में से। तो हमें यहां पर मिला है F इज इक्वल टू mv² बाय r, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। इसको हम मार्क दे देते हैं नंबर 1। अब अगर ये हमारा अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये हमारा अर्थ है और हमारा अर्थ ये सन है, ये सन को चक्कर लगा रहा है, तो ये जो अर्थ की स्पीड है, अगर हम अर्थ की स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो हमें फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला रहेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन स्पीड को हम v भी लिख सकते हैं, v मतलब वेलोसिटी या स्पीड, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड को हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब ये अर्थ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें अर्थ का डिस्टेंस कैसा मालूम पड़ेगा? हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला रहेगा 2πr। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रहेगा 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे हम लिख देंगे t। तो यहाँ पे हमें मिल गया v इज इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, जो कि बन जाएगा v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय t। इसको हम मार्क दे देंगे नंबर 2। तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूले मिल चुके हैं। एक मिला सेंट्रीपेटल फोर्स का, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r, जिसको हमें 1 देना है। और दूसरा हमने देखा कि अर्थ की जो स्पीड है तो कितनी रहेंगी, तो अर्थ की स्पीड रहेंगी v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले मिल चुके हैं, F इज इक्वल टू mv² बाय r जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है, और v इज इक्वल टू 2πr जो कि स्पीड ऑफ अर्थ है। अब हम क्या करेंगे, ये v इज इक्वल टू 2πr बाय t, ये v की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, f इज इक्वल टू ओके m एज इट इज रहेगा। अब हम ये v की जगह पे, ये v स्क्वायर की जगह पे, ये v की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय r, जो कि पूरा डिवाइड बाय है, ये होल डिवाइड बाय r। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा। हमने इसमें सिर्फ क्या किया, हमने ये v की जगह पे हमने ये v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की वजह से हमारा इक्वेशन बन गया f इज इक्वल टू m ब्रैकेट 2 पाई r बाय t, ये स्क्वायर है बोल के कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जब हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें आंसर मिलेगा f इज इक्वल टू, ये m तो एज इट इज रहेगा, अभी हमें ब्रैकेट खोलना है तो इसका बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, r बन जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाय ये t बन जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा r। अब ये जो r डिनोमिनेटर में है और ये r जो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में से 2 r में से एक r नीचे का और एक r ऊपर का कट जाएगा। तो हमारा फिर से इक्वेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर के 2 r स्क्वायर 2 r में से डिनोमिनेटर का एक r, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केपलर का लॉ यूज करेंगे। केपलर का हम लोग थर्ड लॉ यूज करेंगे। तो केपलर का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब केपलर का थर्ड लॉ रहेगा टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो ऊपर टी स्क्वायर और नीचे आर क्यूब, मतलब ये जो इक्वेशन है थर्ड नंबर इक्वेशन को हमें टी स्क्वायर और आर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर में r को क्यूब बनाना है और डिनोमिनेटर के अंदर t को स्क्वायर बनाना है, लेकिन t स्क्वायर ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर में हमें r को क्या करना है, क्यूब बनाना है। तो जब r को क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर टू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, जिसकी वजह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर आर स्क्वायर। मैं इसको वापिस से यहां पर लिख लेता हूं। तो इक्वेशन हमारा थर्ड कुछ इस तरह दिखेगा, f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर में हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर पे भी हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या है, केपलर का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के बाय 1। अब यहाँ पर टी स्क्वायर केपलर के थर्ड लॉ में न्यूमरेटर में है और आर क्यूब डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमारे पास जो टी स्क्वायर है वो अपोजिट है, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और आर क्यूब न्यूमरेटर में है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के बाय 1 है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, इसको इन्वर्ट कर लो, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय के अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। केपलर्स के लॉ के हिसाब से आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय के। तो हमारा आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे 1 बाय के, और ये टी स्क्वायर आर क्यूब बाय टी स्क्वायर की जगह पे 1 बाय के आ गया, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर, ये आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब ये जो m है मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रहेगा। ओके, जो 4 है 4 भी कांस्टेंट रहेगा, पाई जो है पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, 1 भी कांस्टेंट रहेगा, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है आर स्क्वायर। देयरफॉर f इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहेंगे
force is inversely proportional to r square, means force is inversely proportional to square of the distance from their centers. तो इसीलिए इसी को कहेंगे न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के अंदर न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्यों है, ये आर स्क्वायर क्यों है, ये आर स्क्वायर आया ये इक्वेशन की वजह से, जिसमें हमने केपलर के थर्ड लॉ का यूज किया है। क्या यूज किया हमने, केपलर का थर्ड लॉ यूज किया है, और इसीलिए हमारा आंसर बन गया F इज इक्वल टू 1/r²। इसी को हम लोग कहेंगे न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।